और सुनो, सब बढ़िया। नहीं क्यों, आज तो मोदी दिवस है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा लोग कह रहे हैं। कांग्रेस वाले कह रहे जुमला दिवस है, कुछ कह रहे अच्छे दिन दिवस है। अरे मोदी दिवस बोलो ना, सिंपल। मैंने कहीं सुना था ये बहुत पहले कि भाई वो दिन दूर नहीं कि जहाँ पे लोग झूठ को मोदी बोलना शुरू कर देंगे। सफेद कपड़ा ओ भाई मुझे लगता है ना, ये जो फॉरेन कॉन्सेप्ट है अप्रैल फूल बनाना, लोगों को अप्रैल फूल डे सेलिब्रेट करना, मतलब ये दिन का मतलब ही नहीं कोई। आज के दिन तुम कुछ भी न्यूज़ देखते हो, उसमें तुम कभी भी श्योरिटी नहीं ले सकते कि ये सच है कि झूठ है। और ये सारे न्यूज़ चैनल वही कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं यूट्यूब पे। मतलब मेरे को एक पोस्ट दिखी, लड़की को अश्लील मैसेज भेजता था और पुलिस ने धरा तो कहता है अरे मारना मत, ब्राह्मण हूँ, पाप चढ़ेगा। अब मैं इतना नींद में था उस टाइम, नींद से उठा ही था तो क्या मैं कहा ये सच न्यूज़ है। मतलब कितना पागलपंती में आ गए हम लोग। मुझे याद नहीं था जो अप्रैल फूल मना रहे हैं। वो तो बाद में मैंने फैक्ट चेक करवाया इसको ग्रुप से, तो कहता भाई ये मंडन है। मैंने कहा तुम साले आज के दिन में हिंदू मुस्लिम करके रहोगे हैं? तो वैसे भी भाई बाकी देशों में होता है अप्रैल फूल मनाना, साल में एक बार आता है। हमारे यहाँ 11 साल पहले शुरू हुआ था, जब एक आदमी आके हमें बोला स्टेज से, अच्छे दिन। तब से लेके आज तक हम बुरे दिन की मांग कर रहे हैं, वापस कर दो हमारे बुरे पल। अरे बाकी लोग बना रहे हैं अप्रैल फूल, हमारे लिए कमल का फूल ही काफी है, बहुत है, जरूरत नहीं आगे। मजा आया। अरे आप क्यों आ रहे हो? आज आपकी पार्टी कुछ सही शुरू कर रहा हूँ। आपको झाड़ पड़ेगी। क्या चल रहा है हैदराबाद में? क्या चल रहा है? 400 एकड़ की जमीन पे क्या कर रहे हो? खेती बाड़ी तुम खेती बाड़ी कर रहे हो तो शायद हम इग्नोर मार देते, क्योंकि चलो कुछ तो अच्छा होता फिर तुम्हारा। भाई खबर ये 400 एकड़ की कोई जमीन है कंचा गची बौली की, जहाँ पे जेसीबी चढ़वा रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोई आईटी कंपनी का जगह बनानी है उनको, और वहाँ पे जानवर लोग भी हैं, वहाँ पे पेड़ पौधे हैं जो सदियों पुराने हैं, उनको काटा जा रहा है। और कह रहे हैं कि इसमें जो प्रोजेक्ट बनाएंगे उससे गवर्नमेंट को, जो स्टेट गवर्नमेंट है, उनको करोड़ों का, 10,000 करोड़ का फायदा होगा। मैं कहा मेरी बात सुनो, जब न रहेंगे पेड़, न रहेगी हवा, बढ़ती जाएगी गर्मी, तो एसी में पैसे गिन के क्या करोगे? सांस कहाँ से लोगे बे? वैसी हमारी हालत खराब है। जहाँ पे जगह है वहाँ पे बनाओ ना, ये क्यों काट रहे हो भाई? कितने साल लगते हैं पेड़ बनने के लिए, सदियां निकल जाती है, कोई सुनने को तैयार नहीं। महाराष्ट्र में वो एरिया कॉलोनी का हुआ था, वहां से सीखो ना, क्यों बेफालतू का आउटरीच लेना इसमें। अरे लेजिट कल से फुटेज आ रही है कि वो पेड़ काट रहे हैं, और रात की फुटेज आ रही है जहाँ पे वो हिरन सब आ रहे हैं। मैं कहा सलमान को दूर रखो इससे। अरे आदत है मेरी घटिया जोक मारने की, यार मैं क्या करूं? मत करो, रहने दो भाई। हम पहले ही क्लाइमेट की सिचुएशन है हमारे देश में, वो कितनी बेकार होती जा रही है वो देखते आ रहे हैं। उसके बाद ये स्टेप लेना क्यों करना? रहने दो ना जानवरों को। भाई मैं हरियाणा में हूँ अभी, और हमारा जहाँ पे घर है वहाँ पे डेली बंदर आते हैं, और इस पे लोग परेशान थे कि बंदर आ गए। अरे बंदर नहीं आ रहे, वो तो उन्हीं का घर था, हमने उनको उनके घर से निकाल दिया, अब वो हमारे घर पे मजे ले रहे हैं। क्यों करना ये? नेचर के साथ मस्ती नहीं करनी होती। बोलिए बेटा, सॉरी राहुल बेटा, देखो ना क्या हो रहा है, वरना फिर एक दिन पाप भी बोलोगे मेरा था इतना बात जल रहा है। क्या तकलीफ है इनको? बहुत सारे बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो फिर पकड़ में भी आ रहे हैं। अब मेरे को नहीं मालूम इसमें क्या सोल्यूशन है, गवर्नमेंट क्या चाहती है, क्योंकि कंफर्म भी नहीं है अभी किसी कंपनी को गया है कि नहीं गया, क्योंकि कह रहे हैं ऑक्शन होगा। सो बस मेरे को लगा इंपॉर्टेंट है तो बता दिया मैंने तुम्हें, वरना वो तो चेन्नई की खबर भी दे रहे थे कि हम चेन्नई में इतनी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी, और ह्यूमिडिटी भी बहुत है, तो हम लोग एयर कंडीशन रेस्ट एरिया खोलेंगे। अरे बेसिकली बस टाइप का समझ लो कि गर्मी इतनी हो तुम वहां पे बैठ के इंतजार कर सकते हो। मैं कहा जब हो जाए तब बात करेंगे हम लोग। आइडिया अच्छा है, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि मैंने इतनी सुन ली ना जुमलेबाजी पिछले 11 सालों में कि अब कुछ भी अच्छा होता है तो मेरे को डाउट होता है, ये पेड़ तो लगा नहीं पा रहे ढंग से, और जो बच्चे खुद हैं उसको भी काटने में लगे हुए हैं। सरकार किसी की भी हो, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अभी देखो महाराष्ट्र का कुणाल कामरा का चल रहा है डेली। मैं कल तुम्हें बताया कि उसके घर पे रेड हुआ, जो महाराष्ट्र में घर है उसका, जहां पे वो 10 साल से रहा ही नहीं, वहां पे रेड हुआ। भाई ऐसे रेड करी है, ऐसे पुलिस तैनात है वहां पे, जैसे वो कोई वो हाई लेवल का क्राइम करके बैठा है। और क्राइम में भी अगर जेल चला जाएगा, सोचो क्रिमिनल से क्या बात करेगा भाई, तू अंदर क्यों है? मैंने जोक मारा था। ये तो किया ही है महाराष्ट्र सरकार ने। उसके बाद जो लोग शो अटेंड करने आए थे उनको समन भेज दिया। समन, आओ बेटा, देखा ना तुमने, बताओ क्या क्या करा है इसने, क्यों करा है इसने? अच्छा लगा आपको? नहीं तनाव फील तो नहीं हुआ आपको? मतलब क्या है, समन करके क्या मिलेगा तुम्हें? उन्होंने टिकट बाय करके देखा है वो शो, उन्हें मालूम है वो पॉलिटिकल सटायर करता है। ये तो लोगों को तंग करना है। अगला क्या है, कैमरामैन को बुला लोगे तुम, वो शो जो टूट गया है बेचारा, जो दर्द में बैठे हुए हैं बलराज, उसको बुला लोगे तुम। बाहर जो टपरी पे चाय पी रहा था उसको भी बुला लो तुम।
क्या है ये, क्यों है ये समन? आ जाओ आओ। इसको भी लोग जस्टिफाई करें कि भाई समन बस पूछताछ के लिए बुलाया है, अरेस्ट थोड़ी कर रहे हैं। मेरे को मतलब ही नहीं है ना उनका, जो तुमने देखा उससे थोड़ा ज्यादा उन्होंने देखा होगा। तो ये क्या डिलीटेड जोक सुनना चाह रहे हैं? ये क्राउड वर्क में उसने क्या किया था ये जानना चाह रहे हैं? क्या सेंस है? बंदा अपनी फ्री विल से गया वहां पे, टिकट बाय करी। ये तो फिर नॉर्थ कोरिया के हिसाब है, जिसका मन है उठा लो। हमारे राज्य में ऐसा ही होता है, मतलब और कोई क्राइम ही नहीं, महाराष्ट्र में कोई क्राइम नहीं है। औरंगजेब का मुद्दा बना देते हैं, फिर औरंगजेब की रक्षा करेंगे, ये बात भी करते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा, फडणवीस आके खुद बोला कि औरंगजेब की कब्र को कुछ नहीं होने देंगे। तो पहले लड़े क्यों? पहले मुद्दा क्यों ना है? आप ही तो थे कि औरंगजेब की कब्र तोड़ो। कौन बोला? आप ही बोले थे ना ये जुमला है। फिर दूसरी बार मैंने बयान पढ़ा इनका, मैं पता नहीं क्या फडणवीस जी कर क्या रहे हैं यार। सीरियसली मेरे को तो बहुत अच्छे लगते थे इंसान, नेता चाहे जो भी हो, बट इंसान तो अच्छे लगते थे। खूबसूरत चेहरा है, सज्जन पुरुष, सच बोल लो, ऐसा नहीं सार्केज्म इसमें। बट इन्होंने इनका एक बयान मेरे को सुनने को आया, पता नहीं ये ट्विस्टेड भी हो सकता है, I'll tell you why। बट वो बयान था कि 2029 में मोदी जी एक बार फिर से सरकार बनाएंगे। और हमारी संस्कृति में ये रहा है कि जब तक बाप जिंदा हो, पिता जिंदा हो, उसका उत्तराधिकारी अधिकारी नहीं की बात करते। मैं कहा मोदी जी खुद क्यों नहीं डिसाइड कर लेते वो है क्या वो पहले? कल तक चौकीदार थे, हैं? उससे पहले जनसेवक थे, उससे पहले कह रहे थे मेरा कोई बुरा इरादा नहीं, आज मेरे बाप बन के बैठ गए। क्या बकवास है ये? क्या बकैती मार रहे हो? ये मोदी जी और योगी जी वाला चल रहा है या अमित शाह वाला लग रहा है मुझे ये माल। ये जुमला है। उत्तराधिकारी की बात कर रहे हैं। मैं कहा अगर यही सेम लॉजिक तुम पे अप्लाई करे या तुम्हारी पार्टी पे अप्लाई करे तो अडवाणी जी के साथ क्या हुआ था उनके साथ? ओ लोहिया कौन बोला? मैं नहीं बोला भाई, मेरे को स्ट्रिक्ट एडवाइस मिली है कि वो वाले वर्ड और उस वाले केस पे कहीं नहीं जाना, कहीं कोई बात नहीं होगी उस पे, हम आगे बढ़ जाएंगे। बस हवा निकल गई। बट सीरियसली तो मुझे लगता है ये ऑडियंस को बुलाना, उनको तंग करना, और सिर्फ एक जोक के लिए कहीं पे भी वैलिड लग रहा है तुम्हें कि उस रिसोर्स के पुलिस ऐसा तो है नहीं उनके पास काम की कमी है, या दुनिया में सारे क्राइम खत्म हो गए, महाराष्ट्र में सारे क्राइम खत्म हो गए, उनको कॉमेडियंस को पकड़ना है और जो जनता उनको तंग करना है। वो सेम जनता जिनका कोई लेना देना भी नहीं, वो मजे लेने आए थे, मजे लिए चले गए, तुम उनको फिर तंग कर रहे हो, जिसका मुझे कोई सेंस नहीं बनता। अगर तुम्हें बंदा तो डू लेट मी नो, मैं भी समझना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। अब ये जो तुम्हें उत्तराधिकारी वाली बात बता रहा था, उसको मैं श्योर इसलिए नहीं हो पा रहा हूँ क्योंकि आज है 1 अप्रैल और आज कुछ भी बोलते लोग। तो ऐसे एक और स्टेटमेंट था जो था राजदीप सरदेसाई का, जिसमें कहा गया कि ध्रुव राठी जर्मन में बैठा, उसके सही फैक्ट्स नहीं होते, और रवीश कुमार जो करता है वो जर्नलिज्म नहीं है, वो तो फैक्ट्स देता है, अपने ओपिनियन देता है। और ये जो दोनों है ना, ध्रुव राठी और रवीश कुमार, ये दोनों पोलराइजेशन के तरीके, मतलब उसका एग्जांपल है। पढ़ के गुस्सा आया कि तू कौन है मैं बोलने वाला, सही काम तो करते वो लोग। ऐसा मेरे को भी चढ़ा कि क्या बोल रहे तू। अबे ध्रुव राठी के फैक्ट्स काफी हद तक सही होते हैं, मोस्टली सही होते हैं, कुछ जगह पे वो भी क्या कहते हैं मैनिपुलेट करता है, मैं कभी डिनाई नहीं करता उस चीज को। रवीश कुमार अगेन वो अपना क्या कहते हैं रेडिकलिज्म, जो रेडिकलाइजेशन होता है उसके काफी अगेंस्ट रहा है, इसलिए वो बीजेपी से उसका मतलब थोड़ा 36 का आंकड़ा है और कांग्रेस से थोड़ा भाईचारा है उसका, है फैक्ट है। बट एट द सेम टाइम तुम ये आगे नहीं बोल सकते ना। बट फिर भी मैं कहा 1 अप्रैल है, कोई कुछ भी बोल सकता है, तो रुक जाते हैं, सब्र करते हैं। फिर ग्रोक आया, राजदीप सरदेसाई खुद आया कि मैं नहीं बोला भैया, मैं नहीं बोला भाई। ये जिस पार्ट का भी इंटरव्यू आया उसमें इसने ध्रुव राठी और रवीश कुमार की ये जो भी जर्नलिस्टिक चीजें करते हैं वो उनकी तारीफ ही करी है, मेजरली तारीफ करी है, या न्यूट्रल स्टैंड रखा है, ऐसा क्रिटिसाइज नहीं किया। ये चीज उसने खुद आके क्लियर करी, ग्रोक से क्लियर हो गई। और ये जो मैनिपुलेशन था ये राइट विंग द्वारा शुरू किया गया था जर्मन शेपर्ड करवाने के लिए कि हाँ देखो राजदीप ने बोल देना सही बोला है, देखो जर्मन शेपर्ड। अबे साले तुम झूठ के अलावा कुछ बोलते ही नहीं। जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। सच में जर्नलिज्म की हालत इतनी गंदी हमारे देश में। मतलब एक टाइम पे तुम्हें दिखाऊं, आज अप्रैल फूल का दिन था ना, लोगों ने ये वाला जोक शेयर किया कि नफरत का नायक ये बंदा फ्री कैसे घूम रहा है, अभी तक आजाद कैसे घूम रहा है। मैं नहीं कह रहा, ये एक्चुअली टाइटल होते थे भाई, ये थी पत्रकारिता। अब क्या है, अब तो चरण वंदना पे खुद से सब। मैं हूं अंजना मोदी। मीडिया पे ज्यादा भरोसा रहा नहीं मेरा, बट कोर्ट में थोड़ा थोड़ा भरोसा रहता है कभी कभार। आज पता चला क्या हुआ है, कोर्ट ने यूपी गवर्नमेंट, यूपी अथॉरिटीज को झाड़ दिया, 50 लाख का फाइन दे मारा कि तुमने ये घर इलीगली तोड़ा कैसे, बना के दो, ये आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। तुम्हें योगी जी का नहीं मालूम क्या होगा, जज अपने घर पे वो योगी जी हैं। बात तो सही है। फिर दूसरा मैंने पढ़ा कि कोर्ट ने बोला कपिल मिश्रा पे एफआईआर दर्ज करो, क्यों नहीं कर रहे हो। मैं ये क्या देख रहा हूँ,
अब साला वही है ना कि आज 1 अप्रैल है, सच मानू झूठ मानू क्या मानू, बट ये दोनों न्यूज सच है कि हुआ ही आज। गर्दा उड़ा दी भाभी। बाकी आज है 1 अप्रैल और सारे लोग कह रहे भाई ये जुमला दिवस है, मोदी जी का डे है, अच्छे दिन का दिन है। मैं कहा भाई देखो सबसे बड़ा जुमला तो बहुत सारा है, लिस्ट मैंने कल ही दी थी तुम्हें, बट मुझे लगता है सबका साथ सबका विकास सबसे बड़ा फेंकू डायलॉग था। सबका बेड़ा गर्क मेरा विकास, ये होना चाहिए। तुमने आरएसएस की बिल्डिंग देखी थी जो बनी है अभी रिसेंटली, बीजेपी के हेडक्वार्टर्स देखे जो बना रहे हैं लोग, क्या आलीशान है। इनसे बोलो गवर्नमेंट स्कूल दिखाया अपने आप, तो वो नहीं होता भाई। सब महाराष्ट्र में भी तुम्हें मालूम है कि योजना थी वो, और लड़कियों को देने के लिए, औरतों को देने के लिए, गरीब लड़कों को, वो बंद कर दी इन्होंने, क्योंकि इन्होंने बोला बजट नहीं है अपने पास, पैसा ही नहीं है, गरीबों को लोन वेवर देने का प्रॉमिस करके आए, फिर बोले भाई पैसा ही नहीं है, हम तो कंगाल है, हम तो फकीर आदमी है जी, झोला भी नहीं अपने पास। आज इन्होंने ये गरीब कंगाल महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 436 करोड़ अपने 2 बीजेपी के नेताओं की फैक्ट्रीज, जो शुगर केन की फैक्ट्री है, उनको लोन दिया है। अच्छी फकीर है, मुझे भी फकीर बनना है प्लीज। और कितना सच में बनाते थे मेरे को अपने टाइम में, हम फकीर आदमी है, और ये फकीर आदमी 436 करोड़ दे रहा है, सारी स्कीमें बंद, गरीब के लिए कोई स्कीम नहीं, किसान के लिए कोई स्कीम नहीं, लड़कियों के लिए कोई स्कीम नहीं। ए तेरी फैक्ट्री है ना, कॉर्पोरेट है, तो लोन दो, अबे तेरे पास पैसे नहीं, तो चल देंगे झोला उठा के, मेरे पास तो झोला तक नहीं छोड़ा इन्होंने। आज के दिन का पता है ना तुम्हें, आज से नई स्कीमें चालू हो रही है दिल्ली में, आज से आधी स्कीमें बंद कर दी है, और अभी तुम्हें पानी और सीवर का कनेक्शन लेना वो महंगा हो जाएगा, वापस टोल महंगा हो जाएगा। हम टोल पे छूट देंगे, हम तुम्हें रीजनेबल कंसेशन देंगे, फिर आए बोले बढ़ गया, बढ़ा दी हमने रीजनेबल कंसेशन। भाई 2 साल के अंदर 10% हाइक करी है इन्होंने टोल में, क्या कर रहे हो भाई, बहुत रोड बनाई है, पैसा तो वसूल लेंगे, और वसूल लेंगे तो बताएंगे भी नहीं, वसूलते रहेंगे। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है भाई। अगर मेरे को गडकरी जी देख के लगता है ये इनके अंदर का अक्षर निकला हुआ है, पैसा ही पैसा होगा। और जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। इसका कोई परसेंटेज निकाल सकता है, सैलरी हाइक, एवरेज सैलरी हाइक इंडिया में, और टोल कलेक्शन की हाइक में एक आम आदमी पे क्या असर पड़ने वाला है इसका? क्योंकि मेरे पल्ले नहीं पड़ा, 54,000 करोड़ कैसे कर सकते हो, सीधा डबल है, डबल से भी ज्यादा है। तुम क्या कलेक्ट कर रहे हो, डायरेक्ट से ज्यादा इनडायरेक्ट वे से लपेटना चाह रहे हो बे। मेरे को दिखा था कांग्रेस ने पूछ लिया था कि एटीएम वाले तो तुम्हें बता दिया, मिनिमम बैलेंस का भी बता दिया, टोल टैक्स तुम्हें दिखाई दिया मैंने, इसके बाद तुम्हारा जीएसटी खाने वाने पे पड़ रहा है, सर्विस टैक्स तुम रेलवे के भी दे रहे हो, टिकट कैंसिलेशन पे भी जा रहा है, कितना इनडायरेक्ट वे से लूट रहे हो तुम, और उसका कोई हिसाब नहीं दे रहे हो। उसके बाद तुम मुझे आके बोलते हो हाँ हमें लोन लेने की जरूरत है क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट बाकी है। मैंने कहा तुम्हारा एक प्रॉमिस पूरा नहीं हुआ, तो वो पैसे का तो हिसाब बता, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले भाई, नंबर दे दे। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के अंदर मूड बनाने भी इंस्टीट्यूशनल साला नंबर मांगो, जुमला पकड़ा के चले जाते। देखिए ये जुमला है मोटा भाई, इसलिए मैं याद भी नहीं करता यार। मैं तो याद कर करके दुखी इस पे नहीं होता। 15 लाख भी नहीं दिया, उसका नुकसान नहीं है मेरे को। साला मकान भी नहीं दिया, 15 लाख देते मैं खरीद लेता, वो नहीं दिया। फिर बोले मकान निकालना पीएम योजना में, मैं कहा दे तो गरीब को, वो भी नहीं दिया। और फिर लोग कहते तू एंटी बीजेपी, अरे कुछ मिल नहीं रहा मेरे को, मैं तो होऊंगा ही ना, मेरे को खिलाओ ना, क्यों नहीं खिलाते? ये साले तिहाड़ी तड़ी पार को सबको रखा हुआ तुमने, हमने बुरा नहीं किया, हमें पालती नहीं। मेरे को लगता है बीजेपी ज्वाइन करने के लिए तुम्हारा क्रिमिनल केस होना बहुत जरूरी है। जैसे मैं कर रहा हूँ ना वीडियो, पक्का हो जाएगा कुछ दिनों में। बात तो सही है। अगर एक नेता को फ्री में इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, अपनी गाड़ी मिलती है, फ्री वाईफाई मिलता है, पेट्रोल मिलता है, उतनी सारी सर्विसेज मिलती है, उसके बाद एक फिक्स सैलरी भी मिलती है जिसमें वो हाइक भी ले लेते हैं, अगर तुम उस पर क्वेश्चन नहीं कर सकते, जबकि वो पब्लिक सर्वेंट है जो मालिक बन के बैठा हुआ है, और किसी केस में तो बाप भी बनने को तैयार है, मेरा चौकीदार, तो फिर ये सर्विसेज को तुम फ्री भी नहीं बोल सकते। बट ये मेरे ओपिनियन है, लेट मी नो तुम क्या सोचते हो। हाँ, तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। बाकी बस आज के लिए इतना कॉफी है, मैं मिलता हूँ कल। पीस आउट। दुआ करना है डर लगने लग जाए प्लीज।